नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है तकिया, जिसकी लेखिका चित्रा मुदगल जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। घर में मार्गरेट का एक आध छूट गया सामान या अनावश्यक मानकर छोड़ दिया गया सामान उसे यानी शिप्रा मिश्रा को चर्च को लौटाना जरूरी लगा। 24 दिन की शेष तनख्वाह पहुंचाना भी। अक्टूबर की चटक धूप में चिलचिलाहट है। बस से उतरकर सड़क पर आते ही उसने महसूस किया, घर की ओर बढ़ते हुए उमस से चिपचिपा रही टांगों के बीच साड़ी की फसफसाती प्लीट्स उलझाव पैदा कर रही है। चाल भी उसकी कुछ अधिक तेज हो रही थी, उसकी स्वाभाविक गति का उल्लंघन करती सी। कई बार लगा कि इतनी जल्दी ना करे, अटपटा के कहीं गिर गिरा न जाए। गनीमत समझो कि अब तक गिरी नहीं। दरअसल घर पहुंचने की जल्दी है उसे। विनोद से तय हुआ है, जब तक वह चर्च से न लौट आए वह मोनू के पास बना रहे। दफ्तर में देरी से पहुंचने की सूचना विनोद ने अपने सहकर्मी निरंजन को मोबाइल पर दे दी है। बॉस का मोबाइल नंबर भी उसके पास है, लेकिन मोनू की अस्वस्थता से उचाट उसका मन बॉस से किसी प्रकार की जरहबाजी के लिए तैयार नहीं था। हफ्ते भर की छुट्टी विनोद ने बॉस से मांगी थी, साग सब्जी लाने के बहाने घर से अचानक लापता होने वाली बच्ची की आया मार्गरेट के विषय में बताकर। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। नई आया का तत्काल जुगाड़ करना उनके लिए बेहद जरूरी है। बॉस कटाक्ष से मुस्कुराए थे। नई आया का जुगाड़ उसकी पत्नी नहीं कर सकती, या अपनी पसंद की आया रखना उसके लिए जरूरी है? मुश्किल तो स्वयं उसे भी हुई अपने दफ्तर वालों को समझाने में। समझ में उनके फिर भी नहीं आया। उसने स्पष्ट कह दिया, छुट्टी उसकी बकाया हो या ना हो, छुट्टी वह लेगी ही। 9 महीने के अपने दुधमुहे बच्चे को वह घर की दीवारों के भरोसे तो छोड़कर नहीं आ सकती। तनख्वाह उन्हें काटना हो बेशक काट लें, मामूली गाज नहीं गिरी है उन पर। जमी जमाई व्यवस्था अचानक चरमरा गई है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी सोसाइटी के जगपात हरी की मारुति वैन चलाने वाले नेपाली ड्राइवर के साथ मार्गरेट भाग जाएगी। रात उसने घबराकर चर्च को मात्र इत्तला भर दी थी कि 5 घंटे हो गए हैं, मार्गरेट घर नहीं लौटी। विनोद उसे आसपास ढूंढने गए हैं, कहीं वह चर्च तो नहीं पहुंची। उनके मना करने पर उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बारे में उनसे सलाह मांगी। मदर अन्ना ने उसे पुलिस कार्यवाही से रोक दिया। घुमा फिराकर वे बार बार उससे यही पूछती रहीं कि उन लोगों ने मार्गरेट के साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया। धूप का चश्मा पर्स में है, निकाल कर पहन क्यों नहीं लेती? जचकी के समय गांव से विनोद की अम्मा आ गई थी मदद को। 40 दिन संभाल सहेज दिया उन्होंने। सुबह सांझ मोनू की तेल मालिश से लेकर लंगोटी धोने फैलाने तक। मोनू की मालिश करते हुए सहसा अम्मा का ध्यान गया, मोनू की नुन्नू ठीक से नहीं खुलती। पोलियो सिरप पिलाने पर मोनू को होली फैमिली अस्पताल ले गई तो उसने डॉक्टर से अपनी चिंता बांटी। जांच कर डॉक्टर ने सलाह दी, नुन्नू का ऑपरेशन करना होगा तत्काल। बच्चा अभी छोटा है, आगे हिलेगा डुलेगा तो अधिक परेशानी का सामना करना होगा। घर लौट अम्मा को बताया तो वह एकदम भड़क गईं। तुम लोगों को बता क्या दिया, तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया। मालिश के समय नुन्नू में तेल टपका, मैं रोज फूंक दे रही हूं। 15-20 रोज में फर्क नजर आने लगेगा। डॉक्टरों का क्या है, जेब कतरों से भी गए बीते हो गए हैं आजकल। फोन करके कह दो ऑपरेशन के लिए मेरी सास मना कर रही हैं। 20 रोज बाद डॉक्टर ने नुन्नू में आए फर्क को देखा तो एक बारगी चकित हो उठे। दोनों का बहुत मन था अम्मा उनके पास रुक जाएं। अम्मा ना मानी। खटिया लगी उनकी सास को सेवा की जरूरत है। दुल्हन, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग बाद में भी तो कर सकती हो। अम्मा ने ठेना मारा था। उन्हें जवाब नहीं दे पाई। 7,000 घर का किराया देना होता है,
घर केवल उनके बेटे की कमाई से नहीं चल सकता। शहर में रहना है तो इन्हीं स्थितियों में बच्चा पैदा करना होगा और उसे पालना पोसना भी नौकरों या क्रैच के भरोसे। दादी के पुचकारते ही फक से हंस पड़ने वाले पोता भी अपनी दादी को शहर से नहीं बांध पाया। साल डेढ़ साल ही दादी साथ रह जाएं तो बहुत कुछ संभल सकता है। यह भी नहीं कि घर पर रहकर आय का कोई अन्य विकल्प उसने सोचा नहीं। पेट से होते ही पूछताछ भी की, कानूनन हाथ बांधे पाए। किराए के मकान में रहकर न आप घर में क्रैच खोल सकते हैं, न ट्यूशन की कक्षाएं ले सकते हैं। सोसाइटी आपत्ति उठा सकती है। अपना घर फिलहाल सपना है, डरावना सपना। कर्ज लेकर मकान बनवाने की योजना के तहत मोनू का जन्म 3 वर्षों से स्थगित होता रहा था। एक रोज अड़ गई वह। ऐसे नहीं जी सकती। मकान का डोल नहीं बैठ रहा तो क्या वह मां बनने से वंचित रहे? सलाह हुई, अम्मा के गांव लौटने से पहले आया का प्रबंध हो जाना चाहिए। अपने रहते अम्मा उसे बता समझा देंगी। उनकी सीख से वह मत संवर जाएगी। गेट के चौकीदार से लेकर अड़ोस पड़ोस ने उनके आग्रह पर खासी मुस्तैदी दिखाई। बूढ़ी जवान समेत 6-7 बाइयों को अम्मा ने देखा परखा। ना उन्हें कोई जची, ना उसे, और ना विनोद को जमी। दफ्तर में उससे वरिष्ठ शालिनी मजुमदार ने फोन पर सुझाया, तनख्वाह दुगनी अवश्य होगी, मगर फलां चर्च के अनाथाश्रम से उसे इतने छोटे बच्चे को संभालने के लिए अच्छी और विश्वसनीय आया मिल सकती है। चर्च के साथ अनुबंध होगा। शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। 4 छुट्टियां देनी होंगी। ज्यो ज्यो अम्मा के गांव जाने की तारीख में से एक एक दिन घटता उनकी सांस डूबने लगती। उसकी जचकी की छुट्टियां भी खत्म होने को थीं। जाने की तारीख अम्मा किसी हाल में आगे बढ़ाने को राजी नहीं थी। उसकी ऊब चूब होती मनस्थिति को संबल दिया चर्च ने। अम्मा को गाड़ी में बिठाने से 3 रोज पहले जीसस ने उसकी प्रार्थना सुन ली और मार्गरेट चर्च से घर आ गई। आते ही उसने अम्मा द्वारा गांव से मांग जांच कर लाए बच्चों के पुराने कपड़ों से सजे, सिर पर झालरों वाला, उन्हीं के हाथ का सिला कंटोप पहने, गुलाबी रुई के लोंदे से मऊ मऊ मोरे को रीझ कर गोद में उठा लिया और लगी तड़ातड़ चूमने। ओ माई गोलू मोलू बाबा, सो स्वीट। अम्मा गदगद हो आश्वस्त हो गई। गदराई मार्गरेट के सांवले गाल पर छप गई काजल की दीठ को उन्होंने आंचल बढ़ाकर पोंछा। मोनुओं के माथे पर बिना नागा काजल की दीठ लगाना न भूलना छोरी। बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं, सिर के नीचे बांधे। अम्मा का प्रशिक्षण शुरू। उसकी धुपुकी ने राहत पाई। मार्गरेट के उत्साह से यही लगा, ससुराल से बेटी जैसे अपने नेहर लौटी हो, सालों साल बाद। अचरज तब कम नहीं हुआ जब निर्धारित छुट्टी पर भी उसने चर्च जाना आवश्यक नहीं समझा। दूध उसे होता नहीं था, मोनू को ऊपर का पिलाना पड़ता था। हरीरा पिला और सौठेला के लड्डू खिला। अम्मा उसकी छातियों से दूध उतारने की राह देखती रही, पर दूध न उतरा। अम्मा का चेहरा उतर गया। तब तक अम्मा रही अपने पोते को अपने पास सुलाती रही। अम्मा के सामने मार्गरेट भी मोनू को एक रात अपने पास सुलाने को ललकी। उसे लगा अम्मा मार्गरेट का अनुनय स्वीकार नहीं करेंगी, मगर अम्मा ने उसे और विनोद को विस्मय में ढकेलते हुए मार्गरेट को अनुमति दे दी। अम्मा के जाने के अगले रोज मार्गरेट ने उसकी गोद में सो गए मोनू को ले जाकर अपने तख्त पर सुला दिया। विनोद उससे घंटे भर तर्क वितर्क करते रहे। अम्मा अपने पास मोनू को सुलाती थी या नहीं, किस लिए? ताकि उनके रहते वह कुछ दिनों और आराम कर ले। 40 दिन का आराम कोई आराम नहीं हुआ, सुस्ताना भर हुआ। मालिश वाली ऊपर से छुड़ा दी है। कमर दर्द का रोना वह रोती ही रही है। रात भर उठ उठकर मोनू को देखना होगा तो वह अपने दफ्तर में लगे प्रतीक्षा कर रहे फाइलों के अंबार से कैसे निपटेगी? तुम्हारे काम की जिम्मेदारी उठा रहे मिस्टर अखिलेश वर्मा ने तुम्हारे हिस्से का कोई काम निपटाया होगा, तुम्हें विश्वास है? जो भी हो, अम्मा की बात और थी। दादी के पास सोता था मोनू अपनी। विनोद ने झुंझलाहट दबाई। रात मार्गरेट मोनू का ठीक से ख्याल न रखती तो क्या हम चैन की नींद सो पाते?
क्या हमें सोने देते हमारे नन्हे बरखुरदार? दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाए वह द्वंद्व से उबरने छिटकने को कोई चौखट तलाश रही थी। जानता हूं, रात कई बार तुम उठकर मोनू को देखने गई थी। 2,000 रुपये तनख्वाह, ऊपर से रहना खाना, दवा दारू, मामूली रकम नहीं दे रही तुम मार्गरेट को। अरे इसका कुछ तो फायदा उठाओ। नहीं उठाना चाहती तो दिन भर के लिए कोई नई आया ढूंढ लें। शाम को घर में दाखिल होते ही उसकी छुट्टी हो जाएगी। 700-800 में काम निपट जाएगा। पैसे पेड़ पर नहीं उगते मैडम। उसके भीगे उच्छ्वास ने विनोद को सतर्क किया। गांव में सम्मिलित परिवारों में कौन से बच्चे मां की गोद में पलते हैं? सौर से निकलते ही अम्मा चौका चूल्हा में लग जाती हैं। जानती हो मुझे किसने पाला? ताया जी ने। बड़े दिनों तक मैं अम्मा को बघेली वाली दुल्हन कहकर पुकारता रहा। सब कुछ सुव्यवस्थित चलने लगा। कान उसके फिर भी नहीं सोते थे। मोनू की हल्की सी ची ची सुनाई पड़ती तो वह चादर फेंक झपटती हुई मार्गरेट के कमरे में जा पहुंचती। जीरो पावर की रोशनी में वह देखती मोनू के मुंह में दूध की बोतल दिए मार्गरेट उसकी ओर करवट भरे उसकी पीठ थपथपा रही है। नियम बना लिया था उसने। सुबह दफ्तर निकलने से पहले मोनू की मालिश कर उसे नहला धुलाकर काजल टीका करके ही निकलती। रात मालिश करके ही सुलाती। नुन्नू में तेल टपकाना ना भूलती। न सुलाते हुए लोरी गाना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे धीरे आना। विनोद चुटकी लेते, दूसरी लोरी खोजो या परी पैदा करो शिप्रा। मार्गरेट के जाने की रात से ही अचानक मोनू की तबीयत बिगड़ गई। रात आंखों में ही कटी। मोनू को गोद में उठाए सुबह डॉक्टर के पास दौड़ी। बताया उन्हें गोदी से चिपका रहता है लेकिन बिस्तर पर लेटाते ही चीखें मारकर रोने लगता है। जैसे दर्द घुमड़ घुमड़ कर नन्ही सी जान को चैन न लेने दे रहा हो। मोनू की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। हाथ पांव थर्राते जैसे ही मोनू चीखें मारना शुरू करता। उसकी दहलन धारोदार आंखों में पिघलने लगती है। मासूम बोल सकता नहीं, आंखों की भाषा से दर्शा सकता नहीं। कष्ट समझ में आए तो कैसे? अम्मा के बताए घरेलू नुस्खे वह रात भर आजमाती रही। भुनी हींग घोल घुट्टी पिलाई। अजवाइन की पोटली गरम कर कर छाती और पीठ की सिकाई की। पहेली अबूझ बनी रही। कुछ करें डॉक्टर साहब, वह लगभग गिड़गिड़ाई थी। उस डॉक्टर के पास भागना व्यर्थ गया। बच्चे का पेट उन्हें चढ़ा हुआ नहीं लगा, फिर भी उन्होंने कॉलिक एंड ड्रॉप्स लिख दी। उसके संशय पर कि मोनू के कान में दर्द तो नहीं, डॉक्टर ने नाक में नेजिबियोन ड्रॉप टपकाने के लिए कहा। नाक में डाली गई दवा कान में असर करेगी। घबराकर उसने मोनू को होली फैमिली अस्पताल ले जाने का निश्चय किया। मोनू वहीं पैदा हुआ था। वहां नए आए प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी मेहता अमेरिका से डिग्रियां लेकर आए थे। उनका समय बड़ी मुश्किल से मिला। स्वस्थ दिखते मोनू का हाल सुनकर डॉक्टर मेहता चिंतित हो गए। अनेक परीक्षण लिख दिए उन्होंने। 2 घंटे के भीतर सारी रिपोर्ट्स भी अपने पास मंगवा ली। नतीजा शून्य। एक ही बात समझ में आई उन्हें, बच्चा अपनी आया मार्गरेट को मिस कर रहा है बुरी तरह। मार्गरेट के पास दिन रात रहते रहते उसे उसकी आदत हो गई है। मार्गरेट को गए ज्यादा दिन नहीं हुए। आदत छूटते छूटते ही छूटेगी। बिस्तर पर लिटाते ही मोनू की नींद उचट जाना, सहसा चिहुक कर चीखें भरने लगना स्वयं उन्हें विस्मत किए हुए था। गोदी में सोए बच्चे को आप झटके से तो बिस्तर पर नहीं सुलाती मिसेस मिश्रा। ना ना, नहीं तो वह मां होकर इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? उसके मना करने के उपरांत विचारमग्न डॉक्टर मेहता ने उसे यह कहकर चौंका दिया कि वे उसके घर आना चाहते हैं। उस बिस्तर को गौर से देखना चाहते हैं जहां वह मोनू को अपने साथ सुलाती है। मार्गरेट के पास बच्चा जिस बिस्तर पर सोता था उस जगह उसे दोबारा सुलाकर देखा आपने? उठती हुई वह कुर्सी पर पुनः टिक गई। देखा, डॉक्टर साहब का आशय भांप उसने जवाब दिया। वहां वहां लिटाते ही ठीक उसी तरह से रोने लगा। मच्छर बिल्कुल नहीं है। वैसे भी सुलाते ही इसकी छतरी वाली मच्छरदानी से इसे ढक देती हूं।
हर हफ्ते छिड़काव करती रहती हूँ घर में। कीड़े मकोड़े नहीं है मेरे घर में। ओके। डॉक्टर ने अपने होठ से कोड़ उसकी आंखों में देखा। कल दोपहर हॉस्पिटल से निकलते हुए मैं आपके घर आना चाहूंगा। 3 साढ़े 3 के बीच। पता लिखवाइए। आगे डॉक्टर मेहता से और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। सोसाइटी के गेट में दाखिल होते ही उसने उड़ती हुई नजर कलाई घड़ी पर डाली। सीढ़ियां चढ़ते हुए मोनू के रुदन को टोहा। चीखें ढूंढे नहीं मिली। निश्चय ही विनोद मोनू को गोद में लिए टहल रहे होंगे। राहत कम नहीं कि वह अनुमानित समय के भीतर चर्च का काम निपटाकर लौट आई है। घर में घुसते ही वह मोनू को अपने जिम्मे ले विनोद को तुरंत दफ्तर रवाना कर देगी। डॉक्टर मेहता 3 साढ़े 3 के बीच घर आएंगे। खत्म हुई कॉफी खरीद लाई है, संग भुने हुए काजू का पैकेट। शायद डॉक्टर मेहता को कॉफी पसंद हो। काली कॉफी के 2 4 घूंट भरकर डॉक्टर मेहता ने मार्गरेट का कमरा देखा। तख्त पर बिछा हुआ गद्दा पुराना है। हाथ फेरते ही जगह जगह बटोरी हुई रुई का अनुभव किया जा सकता है। मार्गरेट के पास सोते हुए कभी इसे इस कदर रोते देखा? गोदी में सोए मोनू की ओर डॉक्टर मेहता ने इशारा किया। कभी नहीं। चलिए, आपका कमरा दिखाइए अब। डॉक्टर मेहता उसके पीछे हो लिए। घर अच्छा है, साफ सुथरा, हवादार, उजास भरा। सज्जा साधारण होकर भी सुरुचिपूर्ण है। अपने कमरे में ले जाकर उसने डॉक्टर मेहता को अपना पलंग दिखाया। बाईं तरफ पति विनोद सोते हैं। उनकी बगल में वह, उसकी बगल में मोनू। पलंग दाहिनी ओर दीवार से सटा हुआ है। उधर से बच्चे के गिरने का डर नहीं, इसीलिए उस ओर सुलाते हैं मोनू को। मार्गरेट को किन चीजों का शौक था? डॉक्टर मेहता ने मोनू को सोने की जगह यानी बिस्तर के ऊपर उसके छोटे से बिस्तर को सरका कर हथेली फिरा नीचे के गद्दे को उसी प्रकार टोहा जैसे मार्गरेट के गद्दे को टोहा था। गद्दा मुलायम था। मार्गरेट को मांस मछली खाने का बहुत शौक था, रेडियो सुनने का भी। उसका दिल लगाए रखने के लिए मैंने उसे अपना छोटा सा ट्रांजिस्टर दे दिया था। जगने से लेकर सोने तक वह एफएम लगाकर गाने सुनती रहती थी। विनोद स्वयं मांस मछली खाते हैं, अपने और मार्गरेट के लिए बाहर से बंधवा लाते थे। ट्रांजिस्टर है? जी, छोड़ गई है, ले आए। इधर बच्चे को सोने की जगह पर लगा दें। यह बताएं किस स्वर में गाना सुनना पसंद करती थी मार्गरेट? हमारे कमरे में गाने के बोल स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ते थे। ट्रांजिस्टर ऑन कर दें। स्वर उतना ही रखिए जितना मार्गरेट रखती थी। मोनू को गोदी में लिए हुए झुककर उसने ट्रांजिस्टर ऑन कर दिया। गाना बजने लगा। लता जी परख फिल्म का गाना गा रही थी, ओ सजना। बिस्तर पर बच्चे को लिटा दें। वह हिचकिचाई। गोदी से उतारकर बिस्तर पर लिटाते ही डॉक्टर साहब वह चीखें भरकर रोने लगेगा। यही मैं देखना चाहता हूं। मन ही मन मार्गरेट को कोसते हुए उसने मोनू को आहिस्ता से उसकी जगह पर लिटा दिया। वही हुआ जिसकी आशंका थी। नींद से उचट मोनू हाथ पैर कपाते हुए चीख चीख कर रोने लगा। लता जी के सुरीले स्वर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। विचलित हो वह मोनू को उठाने के लिए लपकी। डॉक्टर मेहता ने उसे बरस दिया। वे स्वयं बिस्तर पर टिक गए। झुककर उन्होंने रोते हुए बच्चे को करवट देकर थपथपाया। थपथपाते हुए दूसरा हाथ लंबा कर सिरहाने लगे। पति पत्नी के तकियों को करीब खींच लिया। एक तकिया उन्होंने बच्चे के छाती से चिपका दिया। उसकी नन्ही बाह को तकिए के ऊपर टिका दिया। दूसरा तकिया उन्होंने उसकी पीठ से सटा दिया। तकरीबन 5 मिनट वह बच्चे के रोने की परवाह किए बिना उसे थपकाते रहे। अचरज, एकाएक बच्चा गहरी नींद में सो गया। वह अवाक रह गई। डॉक्टर मेहता बच्चे के ऊपर से हाथ हटा उसकी ओर मुड़े। बच्चे को कुछ नहीं हुआ मिसेस मिश्रा। उसे केवल मां की छाती की गर्माहट चाहिए। काम में उलझी आया मार्गरेट ने उसे तकिए की गर्माहट सौंपी। बिना तकिए के बच्चा भला कैसे सो सकता है? उसकी डबडबाई आंखों में डॉक्टर मेहता का चेहरा धुंधलाने लगा। उसे लगा अगर उसने पलंग की पाटी का सहारा नहीं लिया तो वह अगले ही पल चकरा कर जमीन पर गिर जाएगी।
आप सुन रहे थे कहानी तकिया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।